नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी हमारे सब्सक्राइबर भोला सिंह की होने वाली है। इस कहानी को भोला ने हमें ईमेल के माध्यम से भेजा है। तो चलिए अब ये कहानी भोला के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम भोला सिंह है। उम्र कोई 35 साल रही होगी उस वक्त। गांव है हमारा धनवार, बनारस से कोई 50 कोस पूरब। गांव छोटा सा है मगर अपनी अलग दुनिया है। 3 तरफ गन्ने के खेत, एक तरफ सरकारी जंगल। गांव में कोई 200 घर होंगे। ज्यादातर किसान हैं, कुछ मजदूर। हम भी किसानी करते हैं। पिता के समय से खेत है, अपनी गाय भैंस हैं। सुख चैन से जीवन बीत रहा था। गांव से थोड़ा हटकर पुराने श्मशान के पास एक झोंपड़ी थी। बचपन से देखता आ रहा था वो झोंपड़ी। कभी उधर जाने की हिम्मत नहीं हुई। लोग कहते थे वहां कोई तांत्रिक रहता है, भैरवनाथ। कौन है, कहां से आया, कब से है, कोई नहीं जानता था। बस इतना पता था कि जब हमारे बाबा जवान थे तब भी वो था। यानी वो आदमी जमानों से था, मगर उम्र पर असर नहीं होता था। कुछ लोग कहते वो 100 साल का है, कुछ कहते 200। उसकी झोंपड़ी के आसपास कोई नहीं जाता था। चारों तरफ बबूल के पेड़, झाड़ियां और एक रास्ता जो खुद ब खुद बन गया था। कुत्ते भी उधर नहीं जाते थे। अगर कोई गलती से चला जाता तो लोग कहते उस पर कोई साया आ जाता है। मैंने खुद देखा है। हमारे गांव का बुधई एक बार शराब के नशे में उधर चला गया था। लौटा तो 3 दिन बाद और 3 महीने तक बेहोश पड़ा रहा। जब उठा तो उसकी बोली फिरने लगी। आधी जबान लकवाग्रस्त हो गई। वो आज भी जिंदा है, मगर लोग कहते हैं उसके अंदर भूत घुस गया था। मैं उस आदमी से दूर ही रहा। जब कभी उसे दूर से देखता तो दिल धड़क जाता। वो आदमी देखने में ऐसा था, शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी, कभी कभी गेरुआ वस्त्र। पूरा शरीर भभूत से लथपथ, जैसे कोई चिता से उठकर आया हो। सिर पर झटाए, बाल जमीन तक लटकते। गले में लोहे की माला जिसमें बड़े बड़े दाने थे। हाथ में हमेशा एक डंडा जिसके ऊपर 3 लोहे के छल्ले थे। और उसकी आंखें देखते ही डर लगता था। ऐसी लाल कि लगता अंदर चिंगारी जल रही है। उन आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बस आग थी। लोग कहते थे वो रात में श्मशान में जाता है, लाशों के साथ बैठता है, उनसे बातें करता है। कभी कभी शाम को उसकी झोंपड़ी से ढोलक और घुंघरू की आवाज आती। अजीब सी आवाज, जैसे कोई भूतिया नाच हो रहा हो। मगर उसके पास जाने वाले भी थे। दूर दूर से लोग आते थे। बड़े साहूकार, जमींदार, कभी कभी शहर से भी लोग आते। कोई बीमारी लेकर, कोई दुश्मन का बुरा कराने, कोई संतान के लिए। वो सबको देखता था, मगर कैसे देखता था? पहले पैसे मांगता था और बहुत पैसे, फिर कुछ दिन बाद बुलाता था। लोग कहते थे उसका कोई भी काम खाली नहीं जाता। हमारे गांव की एक औरत फुलवा बांझ थी। 7 साल हो गए थे शादी को, कोई औलाद नहीं। वो उसके पास गई। 1 साल के अंदर उसके लड़का हुआ, मगर लड़का जब 3 साल का हुआ तो एक दिन गायब हो गया, कभी नहीं मिला। फुलवा पागल हो गई। आज भी वो गांव की गलियों में नंगे पांव घूमती है और चिल्लाती है, मेरा बच्चा ले गया वो शैतान। मेरी कोख में जो बीज बोया वो पैदा हुआ और उसे चढ़ा दिया अपने देवता को। हम सब उसकी बातों को पागलपन समझते थे, मगर आज सोचता हूं वो पागल नहीं थी, वो सच कह रही थी। हमारे घर में सुख शांति थी। मेरी माँ बिरजो बहुत कर्मकांडी औरत है। हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत, हर मंगलवार हनुमान मंदिर, हर अमावस्या पितरों का तर्पण। पिताजी 5 साल पहले गुजर गए थे। एक छोटा भाई है मुन्ना, जो शहर में पढ़ता है, और मेरी पत्नी रानी। रानी से मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। बहुत सुंदर है रानी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे बाल। गांव में सब कहते थे भोला को बहुत खूबसूरत बहू मिली है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, आज भी करता हूं, मगर अब वो प्यार डर में बदल गया है।
या कहूं कि प्यार और डर का ऐसा मेल हो गया है कि समझ नहीं आता। बात यह थी कि शादी के 2 साल बीत गए और रानी के कोई बच्चा नहीं हुआ। पहले तो कोई टेंशन नहीं थी। माँ ने कहा, अभी क्या हुआ, समय लगता है। मगर जब 2.5 साल हो गए तो माँ की बेचैनी बढ़ने लगी। गांव की औरतें भी तरह तरह की बातें करने लगी। बिरजो की बहू तो बांझ निकली, कहीं साया तो नहीं है। शादी के 3 साल हो गए, अब तो कुछ करना चाहिए। ये बातें माँ को बहुत चुभती थीं। पहले उसने हमें शहर के डॉक्टर के पास भेजा। बनारस के एक बड़े अस्पताल में सब चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, घबराइए मत। दवाएं दी, महीने भर खाई, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर माँ ने झाड़ फूंक शुरू कराई। गांव के एक पुजारी थे, रामदास। उन्होंने कहा, कोई ग्रह दोष है। उन्होंने कुछ अनुष्ठान कराए, हवन कराया, ताबीज दिए, उनके भी पैसे लगे, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन माँ की मुलाकात गांव की चमैन से हुई। चमैन हमारे गांव की एक बुजुर्ग औरत है जो टोना टोटका जानती है। उसने माँ से कहा, बिरजो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? भैरवनाथ बाबा के पास क्यों नहीं जाती? मैं जानती हूं उसके पास बड़ा जोर है। कितनी बांझ औरतें उसके पास गईं और माँ बनी। माँ ने घर आकर मुझसे बात की। मैंने साफ मना कर दिया। माँ, उस आदमी के पास जिसके बारे में इतनी बुरी बातें हैं? माँ गुस्सा हो गई। बुरी बातें? लोग उसके पास जाते हैं तो बुरा मानते हैं। अगर बुरा होता तो इतने लोग क्यों जाते? तुझे पता है, सरपंच की बहू भी उसके पास गई थी। आज उसके 2 बच्चे हैं। मैं चुप हो गया। रानी भी चुप थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने उससे बाद में पूछा, क्या तू जाना चाहती है? उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ जो कहें। मैं तो बस यही चाहती हूं कि तुम खुश रहो। अगर बच्चा होगा तो तुम खुश रहोगे। उस रात मैं सो नहीं सका। मैंने उस तांत्रिक के बारे में बहुत सोचा। वो कैसा होगा? क्या सच में उसके पास कोई शक्ति है? और अगर है भी तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? मगर सुबह माँ का दबाव इतना बढ़ गया कि हमें जाना ही पड़ा। वो मंगलवार का दिन था। सुबह सुबह हम तैयार हुए। माँ ने साड़ी में 100 रुपए के 10 नोट बांधे, कुछ नारियल, कुछ लाल कपड़ा और हल्दी चावल रख लिया। हम तीनों चल पड़े, मैं, माँ और रानी। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता बदल गया। पक्की सड़क खत्म हुई, कच्चा रास्ता शुरू हुआ। फिर वो रास्ता भी खत्म हुआ और हम पगडंडी पर चलने लगे। दोनों तरफ बबूल के पेड़, नीचे सूखी झाड़ियां। मौसम गर्म था मगर वहां ठंडक थी, अजीब सी ठंडक, जैसे किसी तहखाने में उतर रहे हों। दूर से ही वो झोंपड़ी दिख गई। एक छोटा सा टूटा फूटा मकान जिसकी दीवारें कच्ची थीं, छत पर फूंस डाला हुआ था, मगर वो फूंस सड़ा हुआ था, काला पड़ गया था। चारों तरफ हड्डियां पड़ी थीं। मैंने गौर से देखा तो पता चला वो जानवरों की हड्डियां थीं। कुछ सूखी हुई खालें भी लटक रही थीं पेड़ों पर। उस झोंपड़ी के पास पहुंचते ही मेरी नाक में एक अजीब सी गंध आई। वो गंध मैं कभी नहीं भूल सकता। मीठी मीठी मगर सड़ी हुई, जैसे कोई फूल बहुत दिनों से पानी में सड़ रहा हो और उसमें खून की बू आ रही हो। रानी ने अपनी नाक ढक ली। माँ ने हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। दरवाजे पर एक काला कपड़ा लटक रहा था। वो कपड़ा इतना मैला था कि उसका रंग पहचानना मुश्किल था। माँ ने आवाज दी, भैरवनाथ बाबा, बिरजो आई है अपनी बहू को लेकर। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। माँ ने फिर आवाज दी। तभी वो कपड़ा हटा और एक आदमी बाहर निकला। वो भैरवनाथ था। पहली नजर में मैं सहम गया। वो आदमी देखने में ऐसा था जैसे कोई जिंदा लाश हो। उसकी खाल सूखी हुई थी, हड्डियां चिपकी हुई थीं। आंखें इतनी लाल कि देखते ही लगा कोई मुझे जला रहा है। उसकी नजर सीधे रानी पर पड़ी और वो नजर ऐसी थी जैसे कोई भूखा भेड़िया शिकार को देखता है। रानी झटके से मेरे पीछे छिप गई। उसने माँ की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखें मुझ पर टिकी और वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान भयानक थी। उसके दांत काले थे, कुछ दांत टूटे हुए थे और उसके मुंह से खून की बदबू आ रही थी। अंदर आओ, उसने कहा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई पत्थर पर पत्थर घिस रहा हो। हम अंदर घुसे। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था। एक छोटा सा दिया जल रहा था जिसमें कोई लाल रंग का तेल था। उस दिए की रोशनी में मैंने चारों तरफ देखा। दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें बनी थीं। कोई देवता नहीं थे, बल्कि भयानक आकृतियां थीं, काली काली, लाल लाल, जिनके मुंह खुले थे और लंबी लंबी जीभें निकली थीं।
एक कोने में कई बड़ी बड़ी हांडियां रखी थीं। कुछ हांडियों से बदबू आ रही थी, कुछ में लाल रंग का पानी था, गाढ़ा गाढ़ा। छत से कई चीजें लटक रही थीं, कुछ सूखे जानवर, कुछ पक्षी और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर मैं कांप गया। वो इंसान की हड्डियां थीं। एक कोने में आग जल रही थी और उसके पास एक काला बकरा बंधा हुआ था। बकरा बेचैन था, मिमिया रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब उसकी बारी है। भैरवनाथ ने मां से पैसे लिए, उन्हें गिना नहीं, बस हाथ में लेकर देखा और एक हांडी में डाल दिए। फिर उसने रानी की तरफ देखा। बैठ यहां। उसने जमीन पर एक जगह इशारा किया। रानी डरते डरते बैठ गई। मैं पास में खड़ा रहा। भैरवनाथ ने मुझे घूरा। तू बाहर जा। मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं यहीं रहूंगा। वो हंसा। उसकी हंसी सुनकर मेरी रूह कांप गई। तेरे को क्या डर है रे? मैं तेरी औरत को खा तो नहीं जाऊंगा। तू बाहर जा, वरना काम बिगड़ जाएगा। मां ने मुझे धक्का दिया। जा निकल बाहर, बाबा जो कहें वो कर। मैं बाहर निकल आया, मगर दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। अंदर से आवाजें आ रही थीं। भैरवनाथ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज ऊंची नीची हो रही थी। फिर रानी की एक चीख सुनाई दी। मैं अंदर घुसना चाहता था, मगर मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बैठ जा, कुछ नहीं होगा। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। रानी बाहर निकली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूखे हुए थे और आंखों में खौफ था। उसके माथे पर लाल रंग का तिलक लगा था और गले में एक काला धागा बंधा था, जिसमें एक ताबीज लटक रहा था। भैरवनाथ ने कहा, इसे पहने रहना, 3 मंगलवार रात को मत उतारना, किसी और को हाथ मत लगाने देना। और हां, उसने रानी की तरफ देखा, बहू, तुझे फिर आना होगा, अकेले। कुछ दूसरी क्रिया करनी होगी। तेरे ऊपर बहुत बड़ी बाधा है, वो सिर्फ इस ताबीज से नहीं जाएगी। रानी ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। वो भैरवनाथ की तरफ नहीं देख रही थी। हम घर लौट आए। रास्ते भर कोई नहीं बोला। उस ताबीज को पहनने के बाद रानी में बदलाव आने लगे। पहले तो वो ठीक थी, मगर धीरे धीरे उसकी तबीयत बदलने लगी। उसे चक्कर आने लगे, उल्टी जैसा महसूस होता था। माँ बहुत खुश हुई, बोली, देख लो, बाबा का तो जादू है, काम कर गया। ये तो पहले लक्षण हैं। मैं भी खुश था, मगर मन में एक कोने में कुछ कचोट रहा था। वो ताबीज, उसमें से कभी कभी बदबू आती थी। रानी ने एक बार उसे खोलकर देखना चाहा, तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी। उसके बाद उसने कभी उसे खोलने की कोशिश नहीं की। रानी की नींद में भी बदलाव आया। वो रात में चीखने लगी। एक बार मैंने उसे जगाया तो वो कांप रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, सपना आया, वो बाबा, वो मेरे पास बैठा था और उसके हाथ में एक बच्चा था, काले रंग का, और वो बच्चा हंस रहा था मेरी तरफ देखकर। मैंने उसे चुप कराया। बस ये सब तेरे दिमाग की बातें हैं। तू डरी हुई है, इसलिए ऐसे सपने आते हैं। मगर सपने आते रहे, हर रात। कभी वो बाबा उसे बुला रहा था, कभी कोई काली आकृति उसके पीछे भाग रही थी, कभी वो खुद को उस झोंपड़ी में पाती थी, नंगी, और आसपास हड्डियां पड़ी थीं। 1 हफ्ते बाद भैरवनाथ का संदेश आया। चमैन ने आकर कहा, बाबा ने कहा है अगले मंगलवार को बहू को अकेले आना है, रात को, ठीक 12 बजे। रात को? अकेले? मैं चौंक गया। ऐसा क्यों? चमैन ने आंखें तरेरी। बाबा ने जो कहा वो बताया, बाकी तुम जानो। बाधा उतारनी है तो बोलो, वरना मत जाओ। रानी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, मगर कुछ और भी था, एक तरह की मजबूरी। मां ने कहा, जाएगी जरूर, अब बस थोड़ी सी क्रिया बाकी है, फिर बच्चा होगा। तू क्यों डर रहा है? मैंने रानी से कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, दूर से ही सही, पास खड़ा रहूंगा। रानी ने सिर हिलाया, मगर मां ने सुन लिया, बिल्कुल नहीं, बाबा ने अकेले कहा है, अकेले ही जाएगी। तू गया तो सब खराब हो जाएगा। वो मंगलवार आ ही गया। रात के 11 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। चांद निकला था, मगर बादलों के कारण रोशनी धुंधली थी। रानी तैयार हुई। उसने सफेद साड़ी पहनी। मां ने उसके हाथ में कुछ सामान दिया, नारियल, लाल कपड़ा और कुछ मिठाई। रानी का चेहरा बुझा हुआ था। मैंने कहा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, दूर से, उसे पता नहीं चलेगा। रानी ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी हथेली पसीने से तर थी और कांप रही थी। भोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। वो चल दी। मैंने कुछ देर रुककर उसका पीछा किया।
अंधेरे में उसकी सफेद साड़ी दूर से दिख रही थी, जैसे कोई भूतनी चल रही हो। गांव के बाहर निकलते ही अंधेरा गहरा हो गया। बबूल के पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। रानी उस झोंपड़ी के पास पहुंची। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। दूर से देख सकता था। वो दरवाजे पर खड़ी हुई। कुछ देर बाद भैरवनाथ ने दरवाजा खोला। वो नंगा था, सिर्फ कमर पर एक छोटा सा कपड़ा बंधा था। उसका पूरा शरीर भभूत से लथपथ था। उसने रानी को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने उसे अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद हो गया। मैंने घड़ी देखी। रात के 11:30 बजे थे। मैं उस पेड़ के पीछे बैठ गया। इंतजार करने लगा। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट। अंदर से आवाजें आ रही थीं। कभी मंत्रों की गूंज, कभी रानी की दबी हुई आवाज, कभी भैरवनाथ की कर्कश हंसी। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। आधे घंटे बाद अचानक रानी की एक चीख सुनाई दी। ऐसी चीख कि मैं उछल पड़ा। वो चीख दर्द की थी, डर की थी, और कुछ और भी था उसमें। मैं अब और नहीं रुक सकता था। मैं उठा और झोंपड़ी की तरफ भागा। दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। भैरवनाथ कह रहा था, डर मत, यही तो क्रिया है, यही तो असली इलाज है। तेरे शरीर से बाधा निकल रही है। और रानी सिसक रही थी, रो रही थी। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज। मैंने दरवाजे पर लात मारी। वो बंद था। मैंने फिर लात मारी। एक जोर की लात से दरवाजा टूट गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। रानी जमीन पर पड़ी थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, शरीर पर खरोंचें थीं और वो बुरी तरह से रो रही थी। भैरवनाथ उसके ऊपर झुका हुआ था। उसका शरीर पसीने से तर था। उसके हाथ में वो काला ताबीज था जो उसने रानी के गले से उतार लिया था। मुझे देखते ही वो चौंका। फिर वो खड़ा हुआ और जोर से हंसा। आ गया रे साला, देख ले अब अपनी औरत को। अब तो क्रिया पूरी हो गई। अब बच्चा होगा तो वो मेरा होगा। मैंने अपना बीज ताबीज में डाल दिया था और आज वो उसके शरीर में प्रवेश कर गया। मैं पागल हो गया। मैंने वहीं से एक लोहे की रॉड उठाई और उस पर टूट पड़ा। वो तांत्रिक था, मगर मेरा गुस्सा उसके जादू से बड़ा था। मैंने उस पर वार किया। उसने बचने की कोशिश की, मगर मैंने उसे दीवार से जा लगाया। फिर एक के बाद एक वार किए। वो चीखता रहा, मंत्र पढ़ता रहा, मगर मैं नहीं रुका। मैंने तब तक मारा जब तक वो जमीन पर गिर नहीं गया, खून से लथपथ। उसकी आंखें खुली थीं। वो मर रहा था, मगर उसके होंठ हिल रहे थे। उसने आखिरी सांस में कहा, तेरा बच्चा तेरी बहू के पेट में, वो मेरा है। मैंने उसे अपना बना लिया। अब तू जिएगा तो भी, मैं मरूंगा तो भी, वो बच्चा मेरी तरह होगा। तेरी रगों में मैं बहूंगा। उसकी आंखें खुली रह गईं। मैं वहीं खड़ा रहा। रानी अभी भी रो रही थी, सहमी हुई, कांपती हुई। मैंने उसे उठाया, उसके कपड़े संभाले और उसे वहां से लेकर भागा। उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। गांव वालों को पता चला तो हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने कहा मैंने बहुत अच्छा किया, वो तांत्रिक शैतान था। कुछ ने कहा मैंने बहुत बुरा किया, वो बाबा था, उसकी हत्या करके मैंने गांव पर बला बुला ली। पुलिस आई, पूछताछ हुई, मगर गांव वालों ने मेरे पक्ष में गवाही दी। केस बंद हो गया। रानी कई दिनों तक बीमार रही, बुखार में तपती रही, बुरे बुरे सपने देखती रही। डॉक्टर लाया, दवा दी, मगर उसकी बीमारी दवा से ठीक होने वाली नहीं थी। वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। 3 महीने बाद पता चला कि रानी गर्भवती है। माँ बहुत खुश हुई, पूरे गांव में लड्डू बांटे, मगर मैं और रानी हम खुश नहीं थे। हम दोनों जानते थे कि वो बच्चा कैसे ठहरा। हम दोनों जानते थे कि उस रात उस झोंपड़ी में क्या हुआ था। 9 महीने बाद रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बेटा था, गोरा गोरा, सुंदर सुंदर। माँ ने नाम रखा लड्डू। सब कहते थे कितना प्यारा बच्चा है, मगर मैं जब भी उस बच्चे को देखता मुझे वो तांत्रिक याद आ जाता। पहले तो सब ठीक था, मगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसमें अजीब अजीब बातें दिखने लगीं। जब वो 6 महीने का हुआ, एक दिन मैं उसे गोद में लिए बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट किसी बच्चे की नहीं थी। वो एक बूढ़े आदमी की मुस्कान थी, वैसी ही जैसी भैरवनाथ की थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1 साल का हुआ तो उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। पहले वो काली थी, मगर अब उनमें लाली आने लगी। खासकर जब वो गुस्सा होता या रोता तो उसकी आंखें लाल हो जाती, बिल्कुल भैरवनाथ की तरह। 2 साल का हुआ तो उसने बोलना शुरू किया। पहला शब्द था माँ।
मगर दूसरा शब्द था भैरों। उसने एक दिन अचानक कहा, भैरों आएगा। हम चौंक गए। हमने उसे कभी ये नाम नहीं बताया था। रात में वो अकेले में बातें करता है। मैंने एक रात छिपकर सुना। वो खाली दीवार से बात कर रहा था। हाँ, मैं आ गया। अब तू कब आएगा? मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरी रूह कांप गई। अब वो 5 साल का है, मगर वो 5 साल का नहीं लगता। उसकी आंखों में समझ है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो। वो बहुत कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो ऐसी बातें बोलता है जो बच्चे नहीं जानते। एक बार उसने कहा, पिताजी, आपने मुझे मारा था ना, उस रात, उस झोंपड़ी में? मैं सुन्न रह गया। मैंने कभी उसे उस रात के बारे में नहीं बताया था। रानी अब उससे डरती है। वो उसे दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, मगर उसकी आंखों में डर है। रात में वो मुझसे चिपक कर सोती है और फुसफुसाती है, भोला। वो हमारा बेटा नहीं है, वो वही है। वो तांत्रिक हमारे घर में रहता है। मैं जानता हूं वो सच कह रही है, मगर मैं क्या करूं? उसे मार दूं? वो मेरा बेटा है और वो भी नहीं है। वो उस शैतान की रूह है जो मेरी रानी के पेट में समा गई। कभी कभी रात को जब घर में सन्नाटा होता है, मैं उसके कमरे में जाता हूं। वो सोता है, मगर उसके होंठ हिलते हैं। वो कुछ बुदबुदाता है। करीब जाकर सुनता हूं तो पता चलता है वो वही मंत्र पढ़ रहा है जो भैरवनाथ पढ़ा करता था। मैं अब हर रात जागता हूं। डर लगता है कि कहीं एक दिन वो उठकर मेरे पास ना आए और उसकी आंखों में वो लाल आग ना हो और वो मुझसे ना कहे, याद है मुझे, मैं वापस आ गया। आज वो 7 साल का हो गया। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर कल कुछ हो जाए तो किसी को पता चले। आज सुबह वो मेरे पास आया और बोला, पिताजी, आज रात को मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, वही जो आपने उस रात देखा था, उस झोंपड़ी में। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो हंसा, वही हंसी, भैरवनाथ वाली हंसी, और बोला, मैंने वो सब याद रखा है, हर चीज, हर पल, और अब मैं आपको बताऊंगा कि असली क्रिया क्या थी। रानी ने यह सुना तो वो बेहोश हो गई। मैंने उसे संभाला। अब शाम होने वाली है, सूरज डूब रहा है। मैं नहीं जानता आज रात क्या होगा, मगर इतना जानता हूं, वो तांत्रिक हारा नहीं था। वो बस इंतजार कर रहा था सही वक्त का, और वो वक्त आ गया। मैं यहीं बैठा हूं। हाथ में वही लोहे की रॉड है जिससे मैंने उसे मारा था। पता नहीं ये काम आएगी या नहीं, मगर आज रात फैसला होगा। या तो मैं उसे खत्म करूंगा या वो मुझे। और अगर वो मुझे खत्म कर देता है तो ये कहानी किसी को पढ़ने को मिले, ताकि लोग जाने गांव के उस तांत्रिक की झोंपड़ी से कभी अच्छा नहीं लौटता, कभी नहीं। अब अंधेरा हो रहा है। वो मुझे बुला रहा है, पिताजी आइए, बहुत देर हो गई, जा रहा हूं। उस रात के बाद जो हुआ वो बताना भी मुश्किल है। मैं वो पन्ने लिखकर रख गया था ताकि किसी को पता चले, मगर उस रात मैं बच गया। कैसे बच गया ये खुद मुझे नहीं पता। वो रात 7 साल के उस बच्चे ने, मेरे बेटे लड्डू ने, मुझे बुलाया था, पिताजी आइए, बहुत देर हो गई। मैं उसके पीछे पीछे गया। वो मुझे घर के पीछे ले गया जहां पुराना कुआं है। वहां चांदनी रात थी, मगर अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे। लड्डू ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल भैरवनाथ जैसी। उसने कहा, पिताजी आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूं। मैं मरा नहीं था, मैं बस इस शरीर में आ गया और अब मैं पूरा हो चुका हूं। मैंने लोहे की रॉड उठाई, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। वो 7 साल का बच्चा था और मैं उसे मार नहीं सकता था। वो मेरा बेटा था या था। उसने हंसते हुए कहा, मारोगे? जैसे उस रात मारा था। मगर तब मैं उस बूढ़े शरीर में था, अब मैं इस शरीर में हूं, तेरे बेटे के शरीर में। मारेगा तो अपना बेटा मरेगा, सोच ले। मैं वहीं ठिठक गया। मेरे हाथ से रॉड गिर पड़ी। वो मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे, मुर्दे जैसे। उसने कहा, अब मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू मेरा पिता है इस जन्म में। मैं तुझे जीते जी नर्क दिखाऊंगा। तू हर दिन देखेगा कि तेरा बेटा कैसे मैं बन रहा है, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। उस रात के बाद से मैं उसका गुलाम हो गया। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। माँ को तो पता भी नहीं है। वो आज भी अपने लड्डू को दुलारती है, उसे गले लगाती है, और वो उसे गले लगता है, मगर उसकी आंखों में जो चमक है वो माँ के लिए नहीं, किसी और के लिए है। लेकिन आज मैं ये सब इसलिए नहीं लिख रहा। आज मैं वो बता रहा हूं जो उस रात के 5 साल बाद हुआ। यानी अब लड्डू 12 साल का हो गया है, और जो हो रहा है
वो उससे भी भयानक है जो पहले हुआ। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब सी बदबू आने लगी है। वही बदबू, वही जो उस तांत्रिक की झोंपड़ी से आती थी, मीठी मीठी मगर सड़ी हुई। लोग कहते हैं कहीं कोई जानवर मरा होगा, मगर मैं जानता हूं वो बदबू कहीं और से आ रही है। एक दिन मैंने देखा, लड्डू घर के पीछे बैठा था। उसके सामने एक मुर्गा था, काला मुर्गा, और वो उसका गला काट रहा था। उसके हाथ में चाकू था और वो मुर्गे का खून एक लोटे में इकट्ठा कर रहा था। मैं चौंक गया। मैंने आवाज दी, लड्डू क्या कर रहा है? उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, कुछ नहीं पिताजी, बस एक प्रयोग था। और वो मुस्कुराया, वही मुस्कान। उसके बाद से घर में छोटी छोटी चीजें गायब होने लगीं। कभी चाकू, कभी दिया, कभी लाल कपड़ा। मैंने रानी से पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता। मगर उसकी आंखों में डर था। वो जानती थी मगर बोल नहीं सकती थी। एक रात मैं नींद से उठा। लड्डू का बिस्तर खाली था। मैं बाहर निकला। चांदनी रात थी। मैंने देखा वो घर के पीछे बैठा था और उसके आसपास कई लाल दिए जल रहे थे। वो जमीन पर कुछ लकीरें खींच रहा था, बिल्कुल वैसी ही लकीरें जैसी उस रात भैरवनाथ ने उस झोंपड़ी में खींची थी। मैं चुपके से पास गया। उसने मुझे देख लिया। उसने कहा, पिताजी आप जानते हैं मुझे अपने पिछले जन्म की सब याद है। वो झोंपड़ी, वो हाड़ियां, वो लाशें, सब याद है। मैं उस जन्म में अधूरा था। मेरी कई क्रियाएं अधूरी रह गईं। अब मैं उन्हें पूरा करूंगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, क्या करेगा? उसने कहा, जो मैंने सीखा था वो सिखाऊंगा, जो मैंने बनाया था वो बनाऊंगा। और उसके लिए चाहिए एक शरीर, एक ताजा शरीर, किसी बच्ची का। उस बातचीत के एक हफ्ते बाद गांव में एक बच्ची गायब हो गई। उसका नाम था मुन्नी, 8 साल की, बड़ी प्यारी सी। उसके माँ बाप ने बहुत तलाश की, पुलिस में रिपोर्ट की, मगर कुछ नहीं मिला। लोगों ने कहा कोई तांत्रिक ले गया, मगर सबको पता था गांव में अब कोई तांत्रिक नहीं था। मैंने उसे मार दिया था या मारा था। मुन्नी के गायब होने के दूसरे दिन मैं लड्डू के कमरे में गया। वहां से बदबू आ रही थी, वही बदबू। मैंने उसकी अलमारी खोली। अंदर एक लाल कपड़ा था जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। मैंने खोलकर देखा, उसमें एक छोटी सी चूड़ी थी और कुछ बाल, लड़की के बाल। मेरा दिल धड़क गया। उसी वक्त लड्डू ने पीछे से आवाज दी, पिताजी क्या ढूंढ रहे हैं? मैं घूमा। वो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, वो मुन्नी की चूड़ी है और वो बाल उसके हैं। मैंने उसे रख लिया, यादगार के तौर पर। मैंने उसकी तरफ लपका, कहाँ है वो? तूने उसके साथ क्या किया? उसने मुझे रोका। 12 साल के बच्चे ने मुझे ऐसे रोका जैसे मैं कागज का बना हूं। उसकी ताकत अद्भुत थी। उसने कहा, वो अब ऐसी जगह है जहां तू नहीं पहुंच सकता, मगर तू देख सकता है आज रात को पुरानी झोंपड़ी में। वहां आना अकेले और किसी को मत बताना, वरना अगली बार तेरी रानी होगी। रात आई। मैं उस झोंपड़ी की तरफ चल दिया। 5 साल में वहां कभी नहीं गया था। उस रात के बाद से उधर जाने का मन ही नहीं हुआ, मगर अब जाना ही था। रास्ता वहीं था, बबूल के पेड़, झाड़ियां और वो सन्नाटा। मगर अब कुछ और भी था, हवा में खून की बू और कहीं दूर से ढोलक की आवाज। मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा। वो पहले से भी ज्यादा खंडहर हो चुकी थी, मगर अंदर रोशनी थी। दिए जल रहे थे, लाल दिए। मैं अंदर घुसा। वही हाड़ियां, वही हड्डियां, वही बदबू, और बीच में लड्डू बैठा था। उसके सामने एक लड़की पड़ी थी, मुन्नी। वो बेहोश थी मगर सांस ले रही थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। लड्डू ने मुझे देखा और मुस्कुराया। आ गए पिताजी, बैठिए। आज मैं आपको अपनी कला दिखाऊंगा। आपने मुझे मारा था ना, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं मर सकता। उसने मुन्नी की तरफ इशारा किया। ये मेरी नई शुरुआत है। इसके शरीर में मैं एक और आत्मा डालूंगा, मेरी गुरु की आत्मा, जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। और जब वो आएगी तो हम दोनों मिलकर इस गांव को अपना अड्डा बना लेंगे। मैंने कहा, पागल है क्या? ये बच्ची है। वो जोर से हंसा। बच्ची? तूने उस रात मेरे बूढ़े शरीर को मारा था। उस वक्त मैं कितना बूढ़ा था, मगर मैंने इस बच्चे के शरीर में जन्म लिया। अब मैं फिर से बूढ़ा हो जाऊंगा और फिर किसी और बच्चे में। ऐसे ही चलता है। हम अमर हैं, हम तांत्रिक अमर होते हैं। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, बहुत अच्छे मेरे चेले, तूने सब कुछ ठीक से सीखा है। मैं घूमा। कोने में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल भैरवनाथ जैसा, मगर वो भैरवनाथ नहीं था।
वो और भी भयानक था। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि काली थीं, बिल्कुल काली, जैसे उसमें पुतलियां ही ना हों। उसका शरीर सूखा हुआ था, हड्डियां चिपकी हुई थीं, मगर उसमें जान थी। लड्डू उठा और उसके पास गया। उसने उसके पैर छुए। गुरु, मैंने आपके लिए सब तैयार कर लिया है। ये बच्ची तैयार है। वो बूढ़ा मेरी तरफ देखकर हंसा। तू है वो जिसने मेरे चेले को मारा था। तूने सोचा था तूने उसे खत्म कर दिया। मैंने उसे सिखाया था कि कैसे दूसरे शरीर में प्रवेश किया जाता है। वो तेरे बेटे के शरीर में है और मैं तो हमेशा से यहीं था, इसी जंगल में तेरा इंतजार कर रहा था। मैं समझ गया, ये असली शैतान था। भैरवनाथ तो सिर्फ इसका चेला था, ये उसका गुरु था और ये सालों से इसी जंगल में छिपा था। बूढ़े ने कहा, आज रात हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। ये बच्ची मेरा नया घर होगी और उसके बाद तेरा गांव हमारा अखाड़ा होगा। यहाँ के हर बच्चे का खून हम चढ़ाएंगे अपने देवता को। मैं समझ गया कि अकेले मैं इन दोनों का सामना नहीं कर सकता, मगर तभी पीछे से एक आवाज आई, भोला। मैंने घूम कर देखा, रानी थी। उसके हाथ में वही लोहे की रॉड थी जिससे मैंने भैरवनाथ को मारा था। उसके पीछे गांव के कुछ और लोग थे, सरपंच, कुछ जवान लड़के और चमैन भी थी, वो बुढ़िया जो टोना टोटका जानती है। लड्डू चौंक गया। माँ, तुम यहां? रानी ने कहा, मैं तेरी माँ नहीं हूं। मेरा बेटा तो उसी रात मर गया था जब तू उसमें घुसा था। मैं सालों से जानती थी मगर कुछ नहीं कर पाई। मगर आज तूने हद कर दी। चमैन आगे बढ़ी। उसने अपने थैले से कुछ सामान निकाला, सूखी हुई जड़ी बूटियां, लाल मिर्च और कुछ काले पत्थर। उसने कहा, मैं भी कुछ जानती हूं बाबा। तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो तांत्रिक विद्या जानते हो। हमारी विद्या और तुम्हारी विद्या में फर्क है। तुम्हारी विद्या शैतानी है, हमारी विद्या देवताओं की। और आज देखेंगे किसकी चलती है। जो उस रात हुआ वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चमैन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके मंत्र अलग थे, मीठे मीठे, जैसे भजन। वो जमीन पर कुछ लकीरें खींच रही थीं, मगर वो लकीरें अलग थीं। उनमें सफेद रंग था, हल्दी का रंग, केसर का रंग। बूढ़ा तांत्रिक और लड्डू दोनों ने मिलकर जवाबी मंत्र शुरू किए। हवा में बिजली सी दौड़ गई, दिए बुझने लगे, फिर से जलने लगे। झोंपड़ी हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। रानी ने मुझे आवाज दी, भोला अब। मैंने रॉड उठाई और लड्डू की तरफ लपका, मगर वो 12 साल का बच्चा अब बच्चा नहीं रह गया था। उसका शरीर बदल रहा था, उसकी लंबाई बढ़ रही थी, उसके नाखून लंबे हो रहे थे, उसके दांत नुकीले हो रहे थे। वो मुझ पर झपटा। हम दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उसकी ताकत बहुत थी, मगर मेरा गुस्सा उससे कम नहीं था। मैंने रॉड से उस पर वार किया। वो चीखा, मगर गिरा नहीं। तभी चमैन ने चिल्लाकर कहा, भोला, उसकी नाभि पर वार कर, वहीं उसकी जान है। मैंने लड्डू को पटक दिया और उसकी नाभि पर रॉड मारी। वो जोर से चीखा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बदल रही थीं, लाल से काली, काली से सफेद, फिर सामान्य। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मुझे बचाओ। वो जा रहा है। और उसकी आंखें बंद हो गईं। वो फिर से मेरा बेटा बन गया था। भैरवनाथ की आत्मा उससे निकल चुकी थी, मगर बूढ़ा तांत्रिक अभी बाकी था। उसने देखा कि लड्डू हार गया तो वो आगे बढ़ा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उसने चमैन पर हमला कर दिया। चमैन बुढ़िया थी, मगर उसमें जान थी। उसने मंत्र पढ़े और अपने हाथ में एक त्रिशूल सा उठाया। वो त्रिशूल अजीब था, लोहे का नहीं बल्कि किसी और धातु का। दोनों में मंत्र युद्ध हुआ। हवा में आग के गोले बनते, टकराते, बुझ जाते। झोंपड़ी की दीवारें टूटने लगी। हम सब वहां से भागे। बूढ़ा और चमैन अकेले रह गए। कुछ देर बाद एक जोर का धमाका हुआ। झोंपड़ी ढह गई। हम सब सहम गए। मिट्टी और धुआं उड़ा। जब धुआं साफ हुआ तो हमने देखा चमैन खड़ी थी, थकी हुई मगर जीवित, और उसके सामने बूढ़ा तांत्रिक जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ, सच में मरा हुआ। उसका शरीर सूख कर राख हो रहा था। चमैन ने कहा, यह खत्म हुआ, असली खत्म। इसकी आत्मा अब किसी और शरीर में नहीं जा सकेगी। मैंने इसे ऐसे मारा है कि यह हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस रात के बाद से गांव में शांति है। वो बदबू अब नहीं आती। लड्डू अब ठीक है, उसे कुछ याद नहीं है। वो बस एक साधारण 12 साल का लड़का है जो अपनी माँ से प्यार करता है, स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है।
मगर कभी कभी रात में जब वो सोता है तो मैं उसके पास जाकर बैठ जाता हूं, उसके चेहरे को देखता हूं और सोचता हूं, क्या सच में वो खत्म हो गया? क्या वो तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह चली गई, या फिर कहीं गहरे में कुछ बचा है जो किसी दिन फिर जाग उठेगा? चमैन ने कहा था, इस तरह की विद्या कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये दब जाती है, सो जाती है, मगर मरती नहीं। कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में वापस आ ही जाती है।